नमस्कार दोस्तों। आज है 26 नवंबर और आज का दिन हमारे देश के इतिहास में दो चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। पहला ये कि आज के दिन ही 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे और दूसरा ये कि आज के दिन ही 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। मुंबई टेररिस्ट अटैक्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वेट, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो 26 जनवरी को नहीं हुआ था, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, ये डाउट बहुत से लोगों के मन में होता है। 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था, यानी कि लागू हुआ था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो 26 जनवरी के 2 महीने पहले यानी कि आज ही के दिन 26 नवंबर को हो गया था। इसीलिए आज के दिन को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास की बात करें तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश एरा से। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर तकरीबन 200 सालों तक शासन किया और इस पीरियड में वो शासन किस तरह चलाते थे, तो इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट हर कुछ सालों के बाद एक कानून यानी कि लॉ पास करती थी, जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता था। इन सब एक्ट्स में प्रॉब्लम ये थी कि ये सब एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने आप ही डिसाइड करती थी। वो खुद ही ये डिसाइड करते थे कि हम इंडियंस के लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसी वजह से जब भी ये एक्ट्स पास होते थे, इनका हमारे देश में जमकर विरोध होता था। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का ये कहना था कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। तो इसके रिस्पॉन्स में 1925 में लॉर्ड बर्कनहेड, जो उस वक्त भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इंडियंस को एक चैलेंज दिया कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है, तो आप लोग खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए। और ये चैलेंज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सेप्ट की और एज अ रिज़ल्ट बन के आया नेहरू रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नहीं, बल्कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हालांकि नेहरू रिपोर्ट इतना कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये पहली कोशिश थी जब हम इंडियंस ने खुद अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तय किया। फिर 1934 में एम.एन. रॉय, जिन्हें इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट का पायोनियर कहा जाता है, उन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि बंधारण सभा का आइडिया दिया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया कि आज़ाद भारत का बंधारण किसी भी बाहर की दखल अंदाजी के बगैर बनना चाहिए, और वो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जिसके मेंबर को डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट करके भेजा हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये डिमांड ब्रिटिशर्स ने फाइनली जाके 1940 में एक्सेप्ट की, जिसे ऑगस्ट ऑफर के नाम से जाना जाता है। और ये डिमांड ब्रिटिशर्स ने कोई खुश होकर एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, इसमें भी उनकी मजबूरी थी। दरअसल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटेन पर उसके साथी देश जो थे इस वॉर में, वो दबाव डाल रहे थे कि कुछ भी करिए पर किसी तरह से भारत का सपोर्ट हमारे फेवर में लाइए। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट की थी। फिर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन भेजा सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में। इस डेलीगेशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है और इस क्रिप्स मिशन ने ये प्रपोजल दिया कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और वो भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। लेकिन इस प्रपोजल का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। उनकी डिमांड ये थी कि भारत के दो पार्ट किए जाए और दोनों देशों के लिए एक एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाए।
तो इसी रीज़न की वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। फिर 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और डेलीगेशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसके मेंबर्स थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस वक्त इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उनके अलावा दो और मेंबर्स थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन ने कुछ इस तरह का प्लान दिया जिससे मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत एग्री हुई और इस प्लान को एक्सेप्ट किया। और फिर इस प्लान के अनुसार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389 सीट्स। इसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो एरियाज थे उनको दी गई और बाकी की 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट यानी कि जो रजवाड़े थे उनको दी गई। सीट्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 1 सीट पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट्स मिली थी उनको 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। मुस्लिम और सिख्स के अलावा बाकी की सारी कम्युनिटीज़ जनरल में कंसीडर की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सारी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आए थे और जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स यानी कि उनके राजा महाराजाओं के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस की 296 सीट्स पर इलेक्शन हुए जुलाई-अगस्त 1946 में और इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स और दूसरी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 15 सीट्स मिली। इसके अलावा जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी वो खाली रही क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना डिसाइड किया था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स लोगों द्वारा डायरेक्टली चुने हुए नहीं थे, फिर भी इसमें हर एक कम्युनिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, वुमेन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। भारत में उस वक्त की हर बड़ी पर्सनालिटी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी। नेहरू, सरदार, अंबेडकर सब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, सिवाय एक आदमी के। वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जी हाँ, गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होने से मना कर दिया था। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था और वो अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। इसी वजह से इस मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, उनको एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और कुछ नहीं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो किस फंडामेंटल और फिलोसॉफी के बेसिस पे बनेगा वो था। अब तक दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर कर दिया था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, पर इस वॉर में ब्रिटेन को इकोनॉमिकली भारी नुकसान हुआ था। अब ये बात तय थी कि भारत को बहुत ही जल्द आज़ादी मिल सकती है। इस वजह से कुछ प्रिंसली स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने लगे और बाकी के प्रिंसली स्टेट्स ने भी फाइनली 3 जून 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर ली, क्योंकि 3 जून 1947 को भारत के उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान अनाउंस किया था। इसको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं और इस प्लान के मुताबिक अब ये तय था कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे और एक अलग पाकिस्तान बना दिया जाएगा।
इसके बाद आया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 एक्ट। इस एक्ट ने ऑफिशियली भारत को आज़ादी भी दी और इसके साथ साथ भारत के दो टुकड़े भी किए। इस एक्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 चेंजेस हुए। पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फुल सॉवरेन बॉडी बना दिया गया, मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये पावर थी कि वो ब्रिटिशर्स द्वारा पहले बनाए गए किसी भी कानून को खारिज या उसमें बदलाव कर सकते थे। इसके अलावा जब तक आज़ाद भारत में इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक जो सामान्य कानून बनाने की पावर थी वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया गया और इस लेजिस्लेटिव बॉडी में एज अ स्पीकर जीवी मावलंकर को इलेक्ट किया गया। मतलब कि जब जब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी तब इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे और जब जब ये बॉडी कोई सामान्य कानून बनाने के लिए मिलती थी इसे जीवी मावलंकर चेयर करते थे। इसके अलावा एक और चेंज ये हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी 389 वो कम होकर 299 हो गई, जिसमें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की 296 सीट्स थी वो कम करके 229 कर दी गई और प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स भी कम करके 70 कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपने काम को डिवाइड कर लिया था और इन सब कामों के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स वगैरह वगैरह। इन सब कमिटीज़ में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर आम्बेडकर। उनके अलावा इस ड्राफ्टिंग कमेटी में एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव और टी कृष्णमचारी थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया। इसके बाद लोगों को 8 महीने का समय दिया गया इस पर डिस्कशन करने के लिए और इसमें सुझाव देने के लिए। इसके बाद अक्टूबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया और फिर 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला रीडिंग शुरू हुआ, जो कि करीब 5 दिन तक चला था। फिर इसकी दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 को शुरू हुई और यह रीडिंग अप्रोक्स 11 महीने तक यानी कि 17 अक्टूबर 1949 तक चली। इस दौरान कुल 7500 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे, जिसमें से 2500 से ज़्यादा प्रपोजल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस भी किया गया था। फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड रीडिंग शुरू हुई 14 नवंबर 1949 को और ये रीडिंग चली आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 तक। इस दिन डॉक्टर आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मोशन मूव करते हुए कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे। उन सब ने अपने सिग्नेचर्स किए और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स के साथ अडॉप्ट कर लिया गया। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुल 11 सेशंस के लिए मिली थी और इतने वक्त में दुनिया भर के तकरीबन अलग अलग देशों के 60 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़र किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उस वक्त तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 के 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया और इसी के साथ भारत बन गया एक गणतंत्र देश। और इस दिन को हम आज भी गणतंत्र दिवस यानी कि एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो और अगर हम डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में बात ना करें तो ये वीडियो शायद अधूरी सी रह जाएगी। डॉक्टर आम्बेडकर उस वक्त भारत के कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर थे। इसके अलावा वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने लॉजिकल और परस्यूएसिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उस वक्त भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास डॉक्टर आम्बेडकर जितना नॉलेज हो कानून के विषय में। इसी वजह से उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए उन्हें भारतीय बंधारण का चीफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।